आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि जो गौतम अदानी सर है ना, वो एकदम बड़े बिजनेसमैन है, उनको पता है धंधा कैसे करना है। या फिर जो हमारे मुकेश अंबानी सर है ना, उनको पता है धंधा कैसे होता है, हर एक जगह में इनकी इन्वेस्टमेंट है, इनको पता है कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। लेकिन आपको एक कहानी बताऊं, असली शार्क जो है, असली बिजनेसमैन जो है, वो ये दोनों नहीं है, वो हमारे धीरूभाई अंबानी साहब है। बिजनेस में आपको भी पता होगा, जो इंसान बहुत ज्यादा शुरूर होता है, कनिंग होता है, अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए उसको शार्क बोलते हैं। अब शार्क टैंक, उस शो का नाम शार्क टैंक इसलिए रखा था, इस प्रिंसिपल को दिमाग में रखिए कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो सारे बहुत शुरूर होते हैं। तो आज मैं आपको असली शार्क की कहानी बताऊंगा, धीरूभाई अंबानी की। इन्होंने कैसे उस टाइम पर दिमाग लगा के स्टॉक मार्केट में एक बहुत क्रेजी विक्ट्री हासिल की थी। जो इन्होंने उस टाइम पे सोचा था, वो आप और हम जैसे आम लोग लिटरली नहीं सोच सकते। ये सोचने के लिए अलग किस्म का दिमाग लगता है। जो सारे स्टॉक मार्केट के टीवी शोज और सीरीज हम देखते हैं ना, वो इस एक इंसिडेंट के सामने कुछ भी नहीं है। तो चलो शुरू करते हैं। ये बात है 1988 की, जब भारत की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है ना, वो अपने सेकंड फेज में थी। करंटली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का 5th फेज चल रहा है AMFI के हिसाब से। तो आपको पता है स्टॉक मार्केट कितना यंग था। ये वो टाइम है जब सेंसेक्स की वैल्यू 1000 से भी नीचे थी। फॉर कॉन्टेक्स्ट, सेंसेक्स करंटली 65,000 पे है। बोलने का ये मतलब है कि ये ऐसा टाइम था जब स्टॉक मार्केट बहुत इलिक्विड हुआ करता था। देखो, स्टॉक मार्केट में जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है प्राइस को अफेक्ट करना, स्पेशली अगर ये बहुत बड़ी कंपनी का प्राइस है। फॉर एग्जांपल HDFC, अब मर्जर के बाद उसका मार्केट कैप देखो तो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ बनता है। तो 15 लाख करोड़ का मार्केट वैल्यू तब ऊपर या नीचे जाएगा जब बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो। लेकिन अगर बहुत कम पार्टिसिपेंट्स है और मार्केट वैल्यू भी छोटा है, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। आप इस चीज को हमेशा याद रखिए, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स और जितना बड़ा मार्केट साइज, उतना ही ज्यादा एफिशिएंट मार्केट। एफिशिएंट माने प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करना आसान नहीं होता। लेकिन उस टाइम पे भारत में स्टॉक मार्केट का जो पार्टिसिपेशन था, ये बहुत कम था और बहुत से ऐसे ब्रोकर्स होते थे जो ग्रुप्स में मिलकर शेयर्स को बाय या सेल करते थे। अगर उनको लगता था इस कंपनी में पोटेंशियल है, तो वो उसको खरीदते थे और प्राइस तेजी से ऊपर जाती थी। सिमिलरली, अगर उनको लगता था इस कंपनी में कोई प्रॉब्लम है, तो शॉर्ट कर देते थे और प्राइसेस तेजी से नीचे भी आती थी। अब उस टाइम पे पार्टिसिपेशन इतनी कम थी कि प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करने ज्यादा लोगों की या ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब ये ऐसा टाइम था जब रिलायंस इंडस्ट्रीज का IPO हुआ था। रिलायंस का IPO हुआ था 10 रुपए पर शेयर के वैल्यू पे। इन्होंने 28 लाख शेयर्स इश्यू किए थे और रफली 3 करोड़ रुपए रेज किए थे। सिर्फ एक साल के अंदर रिलायंस की स्टॉक प्राइस 50 रुपए तक चली गई थी, डिलीवरिंग अ 5x रिटर्न। अब ये ऐसा टाइम था जब रिलायंस कैपिटल मार्केट्स में बहुत एक्टिव हुआ करता था और पैसे रेज करता था। अब एक मिनट आगे जाने से पहले आपको स्कैम 1992 की एक बात याद दिलाता हूँ। आपको याद है, उस सीरीज में कैरेक्टर दिखाया था मनु मुंद्रा नाम का, जो बात बात पे कंपनीज के शेयर्स को शॉर्ट कर देता था। नाउ दिस पर्सन इज बेस्ड ऑन एन एक्चुअल कैरेक्टर कॉल्ड मनु मानेक, जो इंडियन स्टॉक मार्केट में बेयर कार्टेल नाम के ग्रुप का हिस्सा हुआ करता था। इस इंसान का रेपुटेशन ऐसा था कि अगर इस इंसान ने उस शेयर को शॉर्ट कर दिया, मतलब प्राइस नीचे जाने ही वाली है। यानी इस इंसान को कुछ ऐसा पता है जो बाकी लोगों को नहीं पता। तो इसलिए जब भी ये किसी शेयर को शॉर्ट कर देते, पूरा मार्केट उस चीज को एज ए सिग्नल परसीव करता था। तो इनका एक ग्रुप हुआ करता था बेयर कार्टेल नाम का, जो एक ब्रोकर्स का ग्रुप था, कोलकाता से ऑपरेट करते थे। अगर इनको लगता था कोई शेयर ओवर वैल्यूड है, तो ये मिल के उस शेयर को शॉर्ट सेल कर देते थे। आई एम श्योर आपको पता है शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, लेकिन एक छोटा रिफ्रेशर देता हूँ। मुझे लगता है कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे जाने वाला है, तो मैं उस कंपनी के शेयर्स किसी बंदे से उधार लेता हूँ और मार्केट में बेच देता हूँ। जब प्राइस नीचे जाती है, तब वापस खरीदता हूँ और इस बंदे को रिटर्न करता हूँ। जो डिफरेंस होती है मेरा प्रॉफिट। ऑब्वियसली यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस का रिस्क होता है। अगर मैंने शेयर को बेच दिया और शेयर प्राइस ऊपर चली गई, 10 गुना हो गई, तो अब मुझे उस हायर प्राइस पे शेयर को वापस खरीद के लौटाना पड़ेगा। तो अब उस टाइम पे क्या हुआ था, 1988 की बात है, जब रिलायंस एक राइट्स इशू कन्वर्टेबल डिबेंचर लाए थे। सरल भाषा में समझिए इसका क्या मतलब होता है। राइट्स इशू मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे राइट्स इशू स्टॉक ऑफरिंग में क्या होगा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अप्लाई कर सकते हैं कंपनी से शेयर खरीदने। बेसिकली लाइक एन IPO बट ओनली फॉर माई शेयर होल्डर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब ये बेसिकली एक लोन होता है और इस लोन का एक हिस्सा शेयर्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे मान लो एक कन्वर्टेबल डिबेंचर जहां पे कुछ ऐसा प्रोविजन है, आप 10,000 रुपए उधार देते हो कंपनी को, 5 साल के लिए कंपनी इस पर इंटरेस्ट के साथ पैसे चुकाती है और 5 साल बाद 10,000 रुपए जो आपने दिए, उसमें शायद 6,000 रुपए कॉमन स्टॉक बन जाएंगे। यानी 6,000 रुपए के आपको शेयर्स मिल जाएंगे उस कंपनी में। तो ऐसे ही रिलायंस ने एक राइट्स इशू लाया था कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। और ऐसा एक रूमर था कि रिलायंस की मैनेजमेंट चाहती थी कि स्टॉक प्राइस ऊपर रहे ताकि लोग मैक्सिमम नंबर्स में इस इशू को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर बेयर कार्टेल को ये चीज दिख गई और उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब रिलायंस को शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट आर्टिफिशियली प्राइस को ऊपर रखने की कोशिश कर रही है।
हम शॉर्ट करेंगे तो पैसे कमा लेंगे। सिर्फ एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर इन्होंने मिलकर 8 लाख से भी ज्यादा शेयर्स को शॉर्ट कर दिया था। प्राइस 140 और 150 के रेंज से सीधा 121 पर चली गई। इस पॉइंट पर धीरूभाई अंबानी ने रियलाइज किया कि अगर ये चीज चलती रही ना तो हमारे स्टॉक प्राइस को इन लोग और भी नीचे ले जाएंगे और हमारा राइट्स इशू सब्सक्राइब ही नहीं होगा। तो अब ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इनकी शॉर्ट सेलिंग बंद हो जाएगी। अगले दिन हुआ ये कि सडनली रिलायंस के स्टॉक प्राइस में मूवमेंट आई और प्राइस वापस ऊपर जाने लगी। लोगों ने कहा कि कुछ फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस शेयर प्राइस को ऊपर ले जा रहे हैं शेयर्स खरीद के, और इसके बाद प्राइस इतनी ऊपर गई कि अब बेयर कार्टेल ने जो सारे शेयर्स को शॉर्ट किया था वो लॉस में चले गए। इस चीज को शॉर्ट स्क्वीज बोला जाता है। जब आप देखते हो कि स्टॉक मार्केट में एक शेयर को बहुत ज्यादा शॉर्ट किया जा रहा है और आप जानबूझ के उसी शेयर को बड़ी क्वांटिटीज में खरीदते हो तो प्राइस शेयर की ऊपर जाती है। अब जो सारे लोग हैं इन्होंने शेयर को शॉर्ट किया है, यानी उन्होंने शेयर बोरो किया और उसको मार्केट में बेच दिया। अब अगर वो अपनी पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं तो उनको ये शॉर्ट कवर करना पड़ेगा, यानी कि वापस मार्केट से शेयर को खरीदो और जिस किसी से उधार लिया है उसको वापस जाके लौटा दो। तो जब ये सारे बेयर्स अपने शॉर्ट को कवर करते हैं तब प्राइस और भी ज्यादा ऊपर जाती है। तो ऐसे रिलायंस के स्टॉक में वॉलेटिलिटी इतनी बढ़ गई कि 3 दिन के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बंद होना पड़ा। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बंद हुआ तब इन सारे बेयर्स ने रियलाइज किया कि अब जो सारे शेयर्स हमने बेचे हैं ओपन मार्केट में इनको डिलीवर भी तो करना पड़ेगा। और उस टाइम पे एक चीज हुआ करती थी, अगर आप शेयर डिलीवर नहीं कर पाते तो आप बोल सकते थे कि यार मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, तो एक्सचेंज बोलता था ठीक है आपको थोड़ा और टाइम दे देंगे, लेकिन ये टाइम फ्री में नहीं मिलेगा, आपको थोड़े पैसे देने पड़ेंगे इस टाइम के लिए। इस चीज को बोलते थे अंधा बदला, बेसिकली लाइक अ लोन। मतलब 200 रुपए का शेयर है, मैं आज तुम्हें डिलीवर नहीं कर सकता तो 2 हफ्ते बाद 225 रुपए पे डिलीवर कर दूंगा। और अब ध्यान से सुनिए क्या हुआ, अब आपको धीरूभाई अंबानी का मास्टरमाइंड समझेगा। इन सारे बेयर्स ने रिलायंस के स्टॉक को शॉर्ट किया था जब वो 150 रुपए के आसपास था, यानी आप 150 रुपए के प्राइस पे शेयर बेच देते हो। अब कोई ना कोई बायर तो होगा जिसने शेयर को खरीदा है, उस बायर को डिलीवरी चाहिए और आपको अपनी पोजीशन को क्लोज करने शेयर को खरीदना पड़ेगा वापस ओपन मार्केट से। लेकिन अब शेयर की प्राइस 200 रुपए हो गई है, ये भी मैंने आपको बताया। तो अब बेयर्स की प्रॉब्लम ऐसी बन गई, आप मार्केट में जा रहे हो, 200 रुपए पे शेयर खरीद रहे हो और किसी एक इंसान को जाके 150 रुपए में डिलीवर कर रहे हो। अब याद है मैंने आपसे कहा था कि बेयर्स ने शॉर्ट किया, फिर सडनली फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस आके शेयर्स खरीदने लग गए और शेयर की प्राइस ऊपर जाने लगी। आपको पता है फ्रेंड्स ऑफ रिलायंस कौन थे? इट वॉज नन अदर देन धीरूभाई अंबानी हिमसेल्फ, जस्ट थ्रू डिफरेंट एवेन्यूज। मतलब धीरूभाई अंबानी ने ही इन सारे बेयर्स से शेयर्स खरीदे थे 150 रुपए के प्राइस पे ऑन एवरेज, और सेटलमेंट के दिन इन्हीं को ये शेयर्स बेचे 200 रुपए के प्राइस पे। बोलने का यह मतलब है कि उस टाइम पे जो सारी मार्केट में लिक्विडिटी थी रिलायंस के शेयर्स के लिए वो धीरूभाई अंबानी ही सप्लाई कर रहे थे। बिकॉज देखिए अगर एक शेयर के लिए बहुत ज्यादा बायर्स है तो उस शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी, अगर उस शेयर के सेलर्स बायर्स से ज्यादा है तो प्राइस नीचे जाएगी। लेकिन इस टाइम पे जो सारी बाइंग हो रही थी वो धीरूभाई अंबानी ही कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से, इन शॉर्ट सेलर्स को रोकने। अब ऑब्वियसली एक मेन सवाल आता है, वाज एनी ऑफ दिस लीगल? देखिए वो ऐसा टाइम था जब स्टॉक मार्केट बहुत छोटी सी जगह थी, एक छोटा सर्कल था, तो वहां पे ऐसी चीज बहुत कॉमन थी। ऑब्वियसली डूइंग समथिंग टुडे विल डेफिनेटली बी कंसिडर्ड एज मार्केट मैनिपुलेशन, लेकिन एट दैट टाइम इट डिडंट मैटर मच। ऐसा कहते हैं कि हर एक कहानी से आपने पॉजिटिव्स लेने चाहिए। यहाँ पर पॉजिटिव यही था कि एक इंसान ने अपने बिजनेस को बचाने के लिए बहुत स्मार्टली सोचा। एनीवे आपको क्या लगता है, क्या आप इस चीज को इलीगल कंसिडर करोगे? कमेंट्स में मुझे बताइए और ऐसे ही हाई वैल्यू वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू next time.